हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे प्राइमरी मेमोरी में अगर जो हमको रोम का यूज करें तो रोम का क्या इसमें यूज होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने आपको ये बताया था कि जब हम कंप्यूटर मेमोरी में जाते हैं तो दो प्रकार की मेमोरी होती है। पहला क्या हमने बताया था, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी हमने पढ़ा था क्या, रैम। क्या पढ़े थे? रैम हमारे कंप्यूटर क्या होता है, मेन मेमोरी होता है कि जो भी काम करता हो किसके ऊपर होता है, रैम। और उसके बाद दूसरा हमारा आता है क्या, रोम, यानी कि रीड ओनली। अब ध्यान रखिए, इसके नाम से ही पता लग जाएगा कि इसका काम क्या है। जो क्या है, रीड ओनली में कि जिसमें अवेलेबल डेटा को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको कुछ डिलीट नहीं कर सकते, वो हमारा क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है यह रीड ओनली मेमोरी है जिसमें इसको डाटा को केवल रीड कर सकते हैं। रोम को बायोसिप भी कहा जाता है। यानी कि अगर जो आपका रोम है ना, उसमें अवेलेबल जो डेटा है उसमें सिर्फ हम रीड कर पाएंगे, उसको कोई चेंजिंग नहीं करता। हम ऐसा नहीं कर सकते उसमें जो डेटा है उसको डिलीट कर सकते हैं, नया डाल सकते हैं, ऐसा नहीं। और रोम को क्या कहा जाता है, बायोसिप भी कहा जाता है। बायोचिप का मतलब क्या होता है, तो जहां पे हमारे कंप्यूटर की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। आप लोग देखते हैं जो कंप्यूटर फॉर्मेट किया जाता है ना, तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है लेकिन सेटिंग डिलीट नहीं होता। आया समझे ना, सेटिंग क्यों डिलीट नहीं होता है, क्योंकि वो सेटिंग बायोस में इंस्टॉल करके रखा जाता है। जो आगे क्या रहा, क्योंकि रोम में बायोस की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। और बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का पूरा नाम क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कि अगर जो आपको अपने कंप्यूटर में कोई सेटिंग करना हो तो वो सेटिंग आप कहां से करेंगे, बायोस। और बायोस की सारी सेटिंग इंस्टॉल करके किसमें रखी जाती है, रोम। इतना क्लियर है ना। और फिर आगे यहाँ पे कह रहा है जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स की चेकिंग की जाती है। जैसे हम अपने कंप्यूटर पे चले गए, बटन दबा के हमारा कंप्यूटर क्या होगा, ऑन होगा। जब ऑन होता है ना, वो सेल्फ टेस्ट करता है, अपने आप को खुद से चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा है और कौन कौन सा कंपोनेंट नहीं लगा। अक्सर आप लोग देखेंगे जब कंप्यूटर यूज करेंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कभी कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑन है और उसमें प्लग इन करते हैं, लगाते हैं, तो वो हमारा कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं करता। आया समझे ना। जैसे सिंपल एक उदाहरण ले लीजिए, प्रिंटर। क्या ले लिए, प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल डेटा को आउटपुट के रूप में कागज में बाहर निकालता है। आया समझे ना। तो ये क्या करता है, अगर हम अपने कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर भी ऑन है और इस समय मुझे इनपुट करेगा अपने प्रिंटर को, तो जल्दी सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर ऑन हुआ तो उसने अपने आप को टेस्ट कर चुका था कि उसके अंदर कितना डिवाइस है, उतना डिवाइस उसने सपोर्ट किया। लेकिन वही क्या होगा कि जब अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे या बंद करके ऑन करेंगे तो खुद से फिर टेस्ट करेगा और उसमें पाएगा कि एक और डिवाइस लगा हुआ, तो आपके सिस्टम को दिखाना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं उसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे आपके कंप्यूटर में, उन सबकी क्या करेगा, चेकिंग करेगा। जिसे क्या कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पोस्ट कहा जाता है। कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो अपने अंदर अवेलेबल इनपुट और आउटपुट डिवाइस की चेकिंग करता है। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और उसके बाद कह रहा है इसके अलावा जब सिस्टम ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। कंप्यूटर ऑन करते तो कौन सा प्रोसेस होता है, जैसे भी कंप्यूटर बंद है, बंद है तो हमने ये बताया कि आपका दो मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकंड। तो प्राइमरी मेमोरी में डेटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहता है तब तक डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे हम कंप्यूटर को बंद कर देंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाना क्या हो जाएगा, बंद। तो उस समय हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, जितना डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन सेव किसमें करता है, सेकेंडरी मेमोरी। किसमें करता है, सेकेंडरी मेमोरी। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा पहले प्राइमरी मेमोरी के ऊपर लेके आता है, तब जाके कंप्यूटर को क्या करता है, ऑन करता है। तो जो प्राइमरी मेमोरी, देखिए अगर आप बूटिंग में लोडिंग ऑफ फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी, कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो सेव किसके अंदर रहता है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है,
कि वो आउटपुट जब निकलता है तो पहले क्या करता है, चेक करता है। आलोक तुम क्लास में हो ना? तुम लोग क्लास में हो फिर भी तुम लोग फोन देख रहे हो, है ना? जितने लोग क्लास में सब लोग पहले फोन बंद करिए। यानी हम क्या पढ़े यहाँ पे, बूटिंग। तो बूटिंग का मतलब क्या होगा कि जो हमारा कंप्यूटर है जितना हम डेटा सेव करेंगे ना, वो सबसे पहले कहाँ जाके सेव होता है, सेकेंडरी में। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का डेटा जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी तक काम करेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे तो वो काम नहीं करेगा। तो जब ऑन करते हैं ना तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा वो ट्रांसफर करके ले जाता है कहाँ पे, प्राइमरी में। जब यहाँ से ट्रांसफर करके प्राइमरी मेमोरी पे लेके जाता है तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? और आगे कह रहा है यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसमें रखा डाटा हम केवल रीड कर सकते हैं, ना तो एडिट कर सकते और ना ही डिलीट कर सकते। यानी कि जो इसमें डेटा अवेलेबल होगा ना, उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं सिर्फ, ना तो उसमें एडिट कर सकते हैं और ना ही उसको डिलीट कर सकते। और आगे कह रहा है रोम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। यानी कि यह एक ऐसा मेमोरी है कि जिसमें आप जितना डेटा रख दिए एक बार उतना ही रख दिए, दोबारा से आप उसमें कोई डेटा नहीं रख। जैसे सिंपल एक आप समझ लीजिए, इस समय ऐसी कुछ तकनीकी आगे जो चेंज हो जाएगी वो आगे बताएंगे कौन सा रूम होगा। लेकिन फिलहाल ये समझिए, जो अखिलेश यादव के द्वारा लैपटॉप वितरण हुआ शुरू देखे हैं ना, ऑन करते से प्रोसेस लिख के आता था, पूरे होते बाद उनका इमेज आता था। आया समझे ना? काफी लोग प्रोसेस उसमें रिसर्च किए होंगे हटाने के लिए, वो हटता नहीं। आया समझे ना? क्यों नहीं हटता है, क्योंकि वो डेटा के अंदर फिक्स होता है, रोम के अंदर, यानी कि सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर। और फिर मोबाइल का मतलब क्या होता है, एक बार डेटा आप उसमें इंस्टॉल कर लेंगे तो दोबारा ना आप उसको डिलीट कर पाएंगे और ना उसको एडिट कर पाएंगे, सबको ना। लेकिन ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा है रोम, और रोम के भी हमने 3 पार्ट पढ़ा है, क्या, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी। बताए थे ना जब पूरे पार्ट लिखवाए थे, उस हमने बताया था पहला क्या होता है, पी रोम, दूसरा आपका होगा क्या, ईपी रोम, और तीसरा ईईपी। तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या, पहले जब रोम था ना तो उसके अंदर ये था कि हमारे अंदर अवेलेबल डेटा को कोई डिलीट नहीं कर सकता। एक बार हमारा डेटा है तो वो हमारा हमेशा बना जाए, कोई डिलीट करने वाला नहीं। तो जब तकनीक में सुधार किया गया तो इसके बाद से हमारा रोम बना पी रोम। कौन सा रूम बना, पी रोम। यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार नया प्रोग्राम कर सकते हैं, एक बार क्या कर सकते हैं, नया प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रोसेस करना होता है। जो भी आपका लगा होता है रोम ना, वो एक मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। किसके ऊपर लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर। तो पी रोम में क्या करना पड़ता था कि उसमें अवेलेबल पी रोम को एक बार निकाल लेना पड़ता था। यानी कि जो पहले रोम लगा हुआ है ना, मदरबोर्ड से उसको अलग करना होता था और नया ब्लैंक रोम लगा करके उसमें अपने हिसाब से उसमें प्रोग्राम डालना पड़ता है। आया समझे ना? यानी कि सबसे पहले जो हमारा रोम था उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता था, लेकिन चेंजिंग करना चाहें तो एक तकनीकी आई पे, क्या, पी रोम। पी रोम में क्या है कि रोम इंस्टॉल डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, उसमें डाटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। क्या हुआ, कुछ ऐसी रोम आने लगी जिसको हम बाद में रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम का मतलब क्या होगा, एक बार जो पहला प्रोग्राम उसको डिलीट करेंगे और नया प्रोग्राम उसमें डाल, वो हमारा क्या कहलाएगा, रीप्रोग्राम। और आगे कह रहा है ऐसी रोम को पी रोम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते। अब समझिएगा पी रोम, कि अगर तो ये आपका मदरबोर्ड है ना, और इस मदरबोर्ड में एक जगह आपका ये पी रोम लगा हुआ है, तो ये रोम को आपको निकाल के हटा देना होगा। फिर नया आपको एक ब्लैंक वाला रूम ये ला के इस जगह पे लगाना होगा, और अपने हिसाब से इसमें डाटा क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तब जाके आप इसमें दोबारा से प्रोग्राम कर सकते। आया समझे ना? लेकिन ये भी हम कितनी बार कर सकते थे, एक बार कर सकते थे, एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद से हमारा रोम आया क्या, ईपी रोम। क्या आया, ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब क्या है, ईपी का मतलब समझ लीजिए इरेजेबल।
इरेजेबल का मतलब क्या है, जिसको मिटाया जा सके, इरेज किया जा सके। पी रोम में क्या था कि इस रोम को पहले निकालना पड़ता था, फिर दूसरे रोम को लगा कि इसमें डाटा को डालना पड़ता। निकालने में रिस्क था कि कहीं मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपका कंप्यूटर सारा खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, ओपन होने वाला। समझे ना। उसके बाद से जो तकनीक आई वो हमारा क्या था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, जिसमें अवेलेबल डेटा को आप मिटा सकते, आपको रोम बदलने की आवश्यकता नहीं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या रहा, कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम किया जा सके। यानी कि एक ऐसी रोम आई कि जिसमें आप डेटा रखे हैं ना, उस डेटा को आप एक बार मिटा दीजिए और एक नया प्रोग्राम उसमें डालिए, आपको प्रोग्राम ये चेंज करने की आवश्यकता नहीं। और आगे क्या रहा है, पी रोम में हम किसी ब्लैंक रोम में प्रोग्राम राइट करते थे, जबकि ईपी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक बार कर सकते। यानी कि जो पी रोम था ना, उसमें ऐसे जो रोम था उसको निकालना पड़ता था, जिसके बाद दूसरा ब्लैंक लगा उसमें प्रोग्राम करना पड़ता। ईपी रोम आया जिसमें अवेलेबल डेटा के बारे में मिटा देंगे, फॉर्मेट कर देंगे और दोबारा नया डेटा डाल सकते। लेकिन ऐसा भी हम कितनी बार कर सकेंगे, एक बार कर। इसको भी ज्यादा ये था कि नहीं, हम एक ही बार डिलीट होने, एक बार ज्यादा डिलीट होने नहीं। उसके बाद हमारा आया ईईपी। ईईपी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक की मदद से उसमें जितनी बार चाहे उतनी बार डेटा को मिटा सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार डेटा को डाल सकते हैं। वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यह एक ऐसी रोम है जिसे हम जितनी बार चाहे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि आप एक बार नहीं 1000 बार डेटा डिलीट करके नया डाटा डालना चाहते हैं, आसानी से इस डेटा को डिलीट कर सकते हैं और आसानी से अपना डेटा डाल सकते हैं। अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर जितनी बार चाहे उतनी बार न्यू प्रोग्राम कर राइट कर सकते हैं। और अगर प्रोग्राम राइट करने की प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है, कि जो आप डेटा को डिलीट करेंगे और नया डेटा डालेंगे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बर्निंग कहते हैं। समझे ना। अब ध्यान दीजिए इसका प्रोसेस क्या है, जैसे सिंपली आप कंप्यूटर फॉर्मेट करें, क्या चीज़ोगे, कंप्यूटर फॉर्मेट कर। इस समय जितने भी रोम आते हैं हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, तो हम उसमें चाहे तो विंडोज 7 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, विंडोज 7। विंडोज 7 नहीं हमको अच्छा लगा, इसके पूरे प्रोग्राम को डिलीट करके और हम एक नया डाल सकते हैं, विंडोज 10। आ रहा समझे ना। या चाहे तो हम विंडोज 8.1 डाल सकते हैं। कौन सा, विंडोज 8. और इससे भी नहीं है तो लेटेस्ट जो आया है विंडोज 11 हम वो भी डाल सकते हैं। आ रहा समझे ना। यानी कि हम जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार कर दोबारा नहीं। तो जब हम ऐसे काम कर पाएंगे जितनी बार, वो हमारा कौन सा रोम होगा, ईईपी रोम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, जिसमें अगर डेटा को हम जितनी बार चाहे उतनी बार डिलीट करेंगे और जितनी बार चाहे उतनी बार इंस्टॉल करेंगे। क्लियर सबको ना। यानी कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हमारा रोम था ना, रोम में ये था कि नहीं हम सिर्फ डेटा को क्या करने देंगे, रीड करने देंगे, कोई डेटा हम डिलीट करने। तब हमारा आ गया क्या, पी रोम, कि जिसमें अवेलेबल डेटा को एक बार हम उसके रोम के साथ हटा के और नया रोम के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आया ईईपी रोम, कि जिसमें अवेलेबल डेटा को हम क्या कर सकेंगे, इरेज कर पाएंगे, यानी कि मिटा पाएंगे, लेकिन ऐसा कितनी बार, एक। और उसके बाद हमारा आया ईईपी रोम, यानी कि जितनी बार चाहे उतनी बार इंस्टॉल कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार डिलीट कर सकते हैं। सबको ना पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। बलराम, आरिफ, उसुद्दीन अंसारी, निक्कू, चलो अपना अपना माइक्रोफोन बंद करिए लोग। अब समझ लीजिए पहले कि कैश मेमोरी क्या है। कि सबसे पहले जब हम कोई भी काम करते हैं ना, आप लोग देखते हैं जो आपने कोई डेटा लिखा है ना, सर्च बॉक्स पे गए कोई डेटा सर्च करके लिख दिए तो कुछ समय के लिए वो डेटा आपको स्टोर करके आया समझे।
जो कुछ समय के लिए हिस्ट्री के रूप में आपका डेटा स्टोर करके रखता है, वो सारा किसके अंदर सेव होता है? कैश मेमोरी के अंदर। अभी कह रहा है यहाँ पर कैश मेमोरी भी एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है और प्रोसेसर के साथ प्रयोग होती है। कि अगर हम ये कैश मेमोरी की बात करें तो यह एक क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और इसका ज्यादातर यूज किसके साथ होगा? प्रोसेसर के साथ। किसके साथ यूज होगा? प्रोसेसर के साथ। और क्या है कह रहे हैं यहाँ पे? यह कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। क्या हुआ? फास्ट हो गया है। अब ध्यान रखिए कि जितना भी आप कंप्यूटर की मेमोरी पढ़ रहे हैं ना, कि प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी ये पार्ट होगा, सेकेंडरी मेमोरी ये पार्ट होगा, तो सबसे फास्ट मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। क्यों फास्ट होती है? जब प्रोसेसर में इन्वॉल्व होती है, यानी कि कहीं बाहर से नहीं लगाया जाता। कि अगर जो ये सपोज आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर के पास आपका बीच में क्या आ जाएगा? रैम आता है। प्रोसेसर के पास क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो मेमोरी यूज करती है, वही हमारा होता है कैश मेमोरी। वही क्या होता है? कैश मेमोरी। तो प्रोसेसर को एक्सेस करना होगा तो सबसे पहले किसके पास करेगा? कैश मेमोरी गैस में। के पास। और आगे आप कह रहा है रैम के बीच और कर दिया है। कह रहा है यह विशेष रूप से प्रोसेसर का पार्ट होता है। तो जो देखा जाए विशेष रूप से किसका पार्ट होता है? प्रोसेसर का। और आज कह रहा है कि हम लोग जो भी डाटा प्रोसेस करते हैं वो सबसे पहले कैश मेमोरी से पास किया जाता है। कि अगर हम कोई भी डेटा इनपुट किए हैं अपने प्रोसेसर के ऊपर, तो पहले वो प्रोसेसर क्या करेगा? कैश मेमोरी को देगा। और कैश मेमोरी पास से डेटा पास होकर हमारे पास डेटा दिखाई। आगे कह रहे हैं यहाँ पर, और वहीं पर इसका एड्रेस कैलकुलेट होकर स्टोर होता है। जब हम उस डाटा को फ्यूचर में कॉल करते हैं तो उससे खोजना नहीं पड़ता है, कैश मेमोरी सबसे फास्ट एक्सेस होता है। यानी कि जब हमारा डेटा अगर जो कैश मेमोरी से होकर के पास होगा ना, उसका एड्रेस कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके अपने पास उस डेटा को क्या करना था? स्टोर कर ले। कि अगर जो आपने कोई डेटा सेव किया तो उसका लोकेशन कहाँ था, वो एड्रेस स्टोर करके रख लेगा। बाद में कभी आप उसको जब खोजेंगे, सर्च करेंगे ना, वो डेटा क्या करेगा? जो कैश मेमोरी सबसे फास्ट एक्सेस करेगा